गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 की। देखिए यहाँ पर आज हमारा चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 11 हमारा जो है वो है नए साम्राज्य और राज्य, इनके बारे में हम जानेंगे। तो आप लोग इसके शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। आई होप मैं ये आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों के नोट्स एक प्रॉपर वे में बन रहे हैं। देखिए इसमें अब एक चैप्टर और बचा है, यानी कि एक क्लास यानी कि अध्याय नंबर 12 और है बस। इसके बाद साथ ही हमारा क्लास 6 का खत्म हो जाएगा। फिर क्लास 7th और 8th में मैंने टोटल ऐड किए, यानी 16 चैप्टर हैं। यानी कि आने वाले आपके यानी कि 7 जुलाई तक आपका जो है 6 से 8 तक की जो एनसीईआरटी है पूरी कवर हो जाएगी। ये मैंने टाइम कैलकुलेट किया है, तो 6 से 8 तक की हो जाएगी। उसके बाद लगभग आपका यहाँ पर आप एंशिएंट, मिडाइवल और जो मॉडर्न है उसकी लगभग आधी झलक आपने यहाँ पे पढ़ ली है इस 6-7-8 में। फिर बाद में जो बचा हुआ पोर्शन है वो 11th-12th में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाएगा और बहुत सारे लोगों को फायदा भी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं क्या क्या नोट करना है। देखिए पहली हेडिंग है आज आपकी प्रशस्तियाँ। पहली हेडिंग है प्रशस्तियाँ, ठीक है। अब प्रशस्ति होती क्या है? देखिए प्रशस्ति एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति का मतलब होता है, प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है और जिसका अर्थ है प्रशंसा करना, ठीक है। जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। तो आपने हेडिंग डाल दी प्रशस्तियां। इसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर, पहला पॉइंट, यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं और यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा होता है, जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। तो आपने पहला पॉइंट यहाँ नोट कर लिया। सेकंड पॉइंट है आपका यहाँ पर, सेकंड पॉइंट आप नोट करेंगे। देखिए समुद्रगुप्त के बारे में उसके दरबारी कवि, यानी समुद्रगुप्त के बारे में उसके दरबारी कवि हर्षेड द्वारा संस्कृत में लिखी यानी हर्षेड द्वारा 1700 साल पहले, देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, समुद्रगुप्त के बारे में उसके दरबारी कवि हर्षेड द्वारा 1700 साल पहले संस्कृत में लिखी गई एक कविता से पता चलता है, ठीक है। संस्कृत में लिखी गई एक कविता से पता चलता है। सेकंड पॉइंट में रिपीट कर रहा हूं कि समुद्रगुप्त के बारे में उसके दरबारी कवि हर्षेड द्वारा 1700 साल पहले संस्कृत में लिखी गई एक कविता से पता चलता है, ठीक है। अब इसी में सब पॉइंट करके लिखेंगे, यानी सेकंड पॉइंट का सब पॉइंट करके लिखेंगे। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई थी, यानी इस प्रशस्ति की जो खुदाई थी वो इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर की गई थी, ठीक है। तो यहाँ सेकंड का सब पॉइंट आपने कंप्लीट कर लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा यहाँ पे पॉइंट है, देखिए समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में इसे एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान और एक उत्कृष्ट कवि बताया गया है, ठीक है। तो यहां पर आप थर्ड पॉइंट में लिखेंगे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में हर्षेड ने यानी हर्षेड कौन थे? कवि। हर्षेड ने उसे एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला, विद्वान और एक कवि बताया है, और एक उत्कृष्ट कवि बताया है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं तीसरा पॉइंट कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में हर्षेड ने उसे एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि बताया है, ठीक है। ये आपका थर्ड पॉइंट था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चौथा पॉइंट यहां पर है, देखिए समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, यानी कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें जो जानकारी मिली है वो सब प्रशस्तियों के माध्यम से ही मिली है, ठीक है। वो सब जानकारी हमें प्रशस्तियों के माध्यम से मिली है। जैसे मैं यहाँ पर लिखी हुई जानकारी है, पहले बताता हूँ पढ़ के। जैसे एक हरे रंग का क्षेत्र, सॉरी ये तो मानचित्र में दिखाया गया है, वो मानचित्र मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। आर्यावर्त के 9 शासकों का है, जिन्हें देखिए यहाँ पर जो एक प्रशस्ति है उसमें आर्यावर्त के 9 शासकों का जिक्र किया गया है, जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर अपने राज्य में मिला लिया था। इसके अलावा दक्षिणापथ के 12 शासक थे, इन्हें भी इसने अपने राज्य में मिला लिया था, समुद्रगुप्त ने मिला लिया था, ठीक है। इसके अलावा इसने पड़ोसी देशों असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ राज्य थे, उन्हें भी अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। इसके अलावा इसने कुषाण और शक वंश के, यानी कि कुषाण और शक वंश, इन लोगों ने, कुषाण और शक वंश के लोगों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी, यानी कि अपनी पुत्रियों वगैरह का विवाह समुद्रगुप्त के साथ करवाया था। तो ये सब हम अब चौथे पॉइंट में हम लिखेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने डिस्क्राइब ये कर दिया है। अब चौथे पॉइंट में आप यहाँ पे नोट करके लिखेंगे। देखिए ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट को हम पॉइंट नंबर 4 में एक सिंगल पॉइंट में डिस्क्राइब करके लिखेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे इसके अलावा देखिए इलाहाबाद प्रशस्ति में हमें क्या क्या मिला है। इसके अलावा इलाहाबाद प्रशस्ति में आर्यावर्त के 9 शासकों का, कौमा, इसके अलावा
इलाहाबाद प्रशस्ति में आर्यावर्त के 9 शासकों का कौमा दक्षिणापथ के 12 शासकों का कौमा दक्षिणापथ के 12 शासकों कौमा असम तटीय बंगाल नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ, ठीक है, उत्तर पश्चिम के कई गढ़ तथा संघ के राजाओं, गढ़ तथा संघ के राजाओं, ठीक है, गढ़ तथा संघ के राजाओं कौमा बाह्य इलाके के कई शासकों जिनमें बाह्य इलाके के कई शासकों जिनमें कुषाण एवं शक वंश के थे, इनकी चर्चा की गई है। तो जो इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करते थे, कौमा जो समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करते थे। अब चौथा पॉइंट मैं फिर से पूरा पढ़ के बता दे रहा हूं। इसके अलावा इलाहाबाद प्रशस्ति में आर्यावर्त के 9 शासकों कौमा दक्षिणापथ के 12 शासकों कौमा असम तटीय बंगाल और नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ तथा संघ के राजाओं कौमा बाह्य इलाके के कई शासकों जिनमें शक एवं कुषाण थे, इनकी चर्चा की गई है। और ये सभी थे, ये समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करते थे, ठीक है। यानी कि ये सभी लोग जो थे, जो 4 अलग अलग शासकों के बारे में बताया गया है, ये सभी जो थे समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करते थे, यानी समुद्रगुप्त के अंडर में ये लोग आ गए थे। कहने का मतलब यहां पर ये है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट आपने नोट कर लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आप देख रहे होंगे, ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये आंतरिक राज्य इसमें हल्के बैंगनी रंग से दिखाया है, ये भारी राज्य, और ये आर्यावर्त दिखाया है। ये जो ब्लैक डॉट है नगर दिखा रहे हैं आपके, और ये गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर हैं। जैसे कि आप ये पूर्वी तट के नगर दिख रहे होंगे, यहाँ पर ये गुप्त वंश के द्वारा जीते हुए नगर हैं। इसके अलावा ये बड़े नगर थे, जैसे मदुरै, ऐहोल, अमरावती, अजंता, भरूच, वल्लभी, ये सब बड़े नगर, थानेसर, ठीक है, उज्जैन, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा, ये सब बड़े नगर हैं जो ब्लैक डॉट से दिखाए हैं, ठीक है। और ये जो मैंने दिखाया था, ये आप राज्य देख रहे होंगे, यानी कि आपके जो अभी देख रहे हैं, ये बैगनी, हल्का बैगनी रंग, ये आंतरिक राज्य है। और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ठीक है, हल्का आसमानी सा रंग का, ये बाह्य राज्य का हिस्सा है इसके। ये सब आप समुद्रगुप्त के राज्य के बारे में देख रहे हैं इस नगर को, ठीक है। अब देखिए आपने चौथा पॉइंट आपने नोट कर लिया। अब 5वां पॉइंट एक और है, उसे आपको नोट करना है। 5वां पॉइंट आप नोट करेंगे। 5वां पॉइंट, प्रयाग कौमा उज्जैन तथा पाटलिपुत्र, प्रयाग उज्जैन तथा पाटलिपुत्र गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। प्रयाग उज्जैन तथा पाटलिपुत्र गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे, ठीक है। ये 5वां पॉइंट है कि प्रयाग उज्जैन तथा पाटलिपुत्र गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। अब देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह 6वां पॉइंट आता है। 6वां पॉइंट देखिए, प्रशस्तियां जो हैं शासक की वंशावली यानी कि पूर्वजों की सूची के विषय में भी बताती हैं। 6वां पॉइंट आप लिखेंगे, प्रशस्तियां शासकों की वंशावली ब्रैकेट में पूर्वजों की सूची, ब्रैकेटों में पूर्वजों की सूची के बारे में भी बताती हैं, ठीक है, की सूची ब्रैकेट में आएगा पूर्वजों की सूची। यानी फिर से रिपीट कर रहा हूं, 6वां पॉइंट, प्रशस्तियां शासक की वंशावली ब्रैकेट में पूर्वजों की सूची के विषय में भी बताती हैं, ठीक है। जैसे अब इसमें सब पॉइंट करके लिखेंगे, इसमें सब पॉइंट करके 6वें पॉइंट में सब पॉइंट करके लिखेंगे। जैसे समुद्रगुप्त की वंशावली में, जैसे समुद्रगुप्त की वंशावली में, ठीक है, समुद्रगुप्त की वंशावली में पिता चंद्रगुप्त, यानी इसके पिता कौन थे? चंद्रगुप्त। इसके पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, ठीक है, यानी कि गुप्त वंश के प्रथम शासक थे। कौमा मां कुमार देवी लिच्छिवगढ़ की थी, कौमा मां कुमार देवी लिच्छिवगढ़ की थी के बारे में पता चलता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं 6वें का सब पॉइंट। जैसे समुद्रगुप्त की वंशावली में पिता चंद्रगुप्त ब्रैकेट में लिख लेंगे गुप्त वंश के प्रथम शासक, कौमा मां कुमार देवी ब्रैकेट में लिच्छविगढ़ की ब्रैकेट बंद के बारे में पता चलता है, ठीक है। ये आपका 6वां पॉइंट कवर हो जाएगा, ठीक है। 7वां पॉइंट है आपका यहीं पे, 7वां पॉइंट यहीं पे है आपका, समुद्रगुप्त आप लिखेंगे समुद्रगुप्त और उसके पिता ने, समुद्रगुप्त और उसके पिता चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की, ठीक है। ये समुद्रगुप्त और उसके पिता चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, यानी ये उपाधि जो थी महाराजा धीराज की, ये धारण की थी किसने? समुद्रगुप्त ने और उसके पिता चंद्रगुप्त ने। आगे बढ़ते हैं यहां पर हम, देखिए 8वां जो पॉइंट है, 8वां पॉइंट आप नोट करेंगे, समुद्रगुप्त। देखिए समुद्रगुप्त के बेटे, समुद्रगुप्त का बेटा था, कौन था? समुद्रगुप्त का बेटा, समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। समुद्रगुप्त के बेटे
चंद्रगुप्त द्वितीय ने देखिए समुद्रगुप्त का बेटा था चंद्रगुप्त द्वितीय, इसने जो है पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था। ठीक है, यानी कि इसने जो है पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था। ठीक है, 8वां पॉइंट आप लिखेंगे, समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। ठीक है, यह आपका 8वां पॉइंट है। 9वां पॉइंट आप लिखेंगे यहां पर, देखिए 9वां पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वां पॉइंट आपका है, देखिए यहां लिखेंगे आप, कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ये आप लिख लीजिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। यानी प्रथम तो कौन थे? प्रथम तो समुद्रगुप्त के पिताजी थे, यानी चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दादाजी थे। ठीक है, कहने का मतलब समझ गए होंगे। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दादाजी थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय का पिता कौन था? वो था समुद्रगुप्त। ठीक है, तो 9वां पॉइंट है, कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है, तो आपने 9 के 9 पॉइंट आपने गुप्त वंश के बारे में आपने जान लिए। ठीक है, गुप्त वंश के बारे में आपने पूरा इनका पढ़ लिया कि कौन कौन हुआ, कहाँ कहाँ इन्होंने राज्य किया, ये सब आपने पढ़ लिया इनके बारे में। ठीक है, यानी प्रयागराज, उज्जैन, पाटलिपुत्र गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे उस समय। तो ये आपने इनके गुप्त वंश के बारे में पूरा जान लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी इनका समय क्रम भी जान लिया, कब हुए, आज से 1700 साल पहले हुए ये गुप्त वंश में। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो राजा है ये है हर्षवर्धन। ये हर्षवर्धन है, अगला हेडिंग डाल दीजिए हर्षवर्धन। अब देखिए हर्षवर्धन में ही लिखेंगे, हर्षवर्धन हेडिंग डाल के इसके आगे डैश लगा दीजिए। अब ब्रैकेट में की लिख लीजिए इसके आगे, हर्षवर्धन के बारे में करीब 1400 साल पहले शासन किया। ब्रैकेट में बंद करके ब्रैकेट में लिख दीजिए इसके आगे हर्षवर्धन के आगे डैश लगा के करीब 1400 साल पहले शासन किया। ठीक है, अब यहां पर पहला पॉइंट आप लिखेंगे हर्षवर्धन में, पहला पॉइंट आप नोट करेंगे यहां पर। देखिए हर्षवर्धन के विषय में जो जानकारी मिलती है वो हर्षचरित से मिलती है, यानी कि इसकी जो जानकारी है हर्षवर्धन के विषय में, ये हर्षचरित नाम के एक जो है जीवनी है, हर्षचरित के नाम की एक जीवनी जिसको इसके दरबारी कवि बाणभट्ट ने लिखा था, उसके द्वारा हमें मिलती है। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे, हर्षवर्धन के विषय में जानकारी हर्षचरित से मिलती है जो उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में लिखी है, जो उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में लिखी है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहला पॉइंट, हर्षवर्धन के विषय में जानकारी हर्षचरित से मिलती है जो उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में लिखी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, यहां पर चीनी तीर्थयात्री स्वयं तसांग, यानी कि वेनसांग जिसे बोला जाता है, चीनी तीर्थयात्री स्वयं तसांग हर्षवर्धन के दरबार में काफी समय तक रहा। ठीक है, काफी समय तक रहा। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, चीनी तीर्थयात्री स्वयं तसांग हर्षवर्धन के दरबार में काफी समय तक रहा। ठीक है, काफी समय तक रहा था, ये सेकंड पॉइंट है आपका। थर्ड पॉइंट है आपका यहां पे हर्षवर्धन में, हर्ष अपने पिता, यानी कि हर्ष जो थे, हर्ष पिता यानी कि अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के बाद थानेसर के राजा बने। हर्ष अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका, हर्ष कब बने राजा? हर्ष पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर के राजा बने। ठीक है, यानी हर्ष कन्नौज के राजा नहीं थे पहले, या काफी लोग जो है लगा देते हैं कन्नौज का राजा कौन था? हर्ष थे। हर्ष नहीं थे पहले कन्नौज के, हर्ष जो मूल रूप से पहले राजा बने थे वो थानेसर के बने थे। ठीक है, कन्नौज जो था, जो कन्नौज जो क्षेत्र था, कन्नौज जो था ये प्रदेश, कन्नौज पर इनके बहनोई का शासन था, इनके बहनोई का शासन था। लेकिन इनके बहनोई को, यानी कि इनके बहन के पति को बंगाल के शासक ने मार दिया था। उसके बाद जो बंगाल के शासक ने जब कन्नौज के शासक को मार दिया, यानी कि इनके बहनोई को मार दिया, उसके बाद हर्षवर्धन ने कन्नौज की भी सत्ता संभाल ली। कन्नौज की सत्ता संभाल लेने के बाद इन्होंने फिर से बंगाल पर आक्रमण किया और बंगाल को अपने अधीन कर लिया, यानी कि बंगाल पर आक्रमण किया और बंगाल के शासक को इन्होंने परास्त किया था उस समय। तो यहाँ चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, यहाँ पर चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, यहाँ पर चौथा पॉइंट, हर्ष के बहनोई कन्नौज के शासक थे। हर्ष के बहनोई
कन्नौज के शासक थे। जब हर्ष की बहनोई कन्नौज के शासक थे, जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, हर्ष के बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण किया और मगध तथा बंगाल को जीता। यानी कौन को किसे किसे और जीता? और मगध का राज्य और बंगाल को जीता। यानी बंगाल पर आक्रमण करने के बाद इसने मगध और बंगाल को जीत लिया। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, मगध तथा बंगाल को जीता। तो चौथा पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर्ष के बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण किया और मगध तथा बंगाल को जीता। ठीक है, तो आपके माइंड में एक चीज क्लियर हो गई कि जो हर्षवर्धन था शुरुआत में कन्नौज का शासक नहीं था, ये बाद में बना है। यानी कन्नौज जो था इसके बहनोई का शासन था कन्नौज पर। चौथा पॉइंट है आपका, सॉरी पांचवा पॉइंट है आपका, पांचवा पॉइंट है हर्ष ने जब नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। पांचवा पॉइंट आप लिखेंगे, हर्ष ने जब नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। ठीक है, ये आपका पांचवा पॉइंट है। इसी के साथ आपने हर्षवर्धन के बारे में पूरा जानकारी आपने प्राप्त कर ली। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग है आपकी, अगली जो हेडिंग है पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय। पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे हम यहां पे। देखिए, अब यहां पर पहला पॉइंट आप लिखेंगे पल्लव चालुक्य, इनके बारे में पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में लिखेंगे। पहला पॉइंट देखिए, रिपीट कर रहा हूं मैं यहां पे, करीब 1400 साल पहले, कितने साल पहले? करीब 1400 साल पहले। देखिए, वो पोर्शन जो है, वो पैराग्राफ है, वो मैंने लगा नहीं पाया हूं यहां पे, तो मैं लिखवा दे रहा हूं। करीब 1400 साल पहले पल्लव और चालुक्य, करीब 1400 साल पहले पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। ठीक है, पहला पॉइंट है करीब 1400 साल पहले पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। सेकंड पॉइंट अब आप लिखेंगे, सेकंड पॉइंट इसी में लिखेंगे आप। पहला पॉइंट आपने लिख लिया, सेकंड पॉइंट लिखेंगे। देखिए पल्लव, देखिए पल्लव यानी सेकंड पॉइंट में आप यानी हेडिंग टाइप डाल दीजिए पल्लव करके अंडरलाइन करके हेडिंग डाल दीजिए, यानी पल्लव सेकंड पॉइंट में। देखिए इनका राज्य जो था, इनका राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। ठीक है, तो आप सेकंड पॉइंट में लिखेंगे पल्लव वाले में कि इनका राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। ठीक है, ये पल्लव में लिख लिया। अब थर्ड पॉइंट है चालुक्य। थर्ड अगला पॉइंट आप डालेंगे चालुक्य। देखिए चालुक्यों का राज्य कहां से कहां तक था? देखिए चालुक्यों का जो राज्य था, ये चालुक्यों का राज्य जो था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। तो यहां देखिए थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे चालुक्य के बारे में। ठीक है, देखिए चालुक्य के बारे में थर्ड पॉइंट है आपका चालुक्य। इसमें लिखेंगे आप, देखिए इसमें लिखेंगे राजधानी ऐहोल, राजधानी डैश ऐहोल, राजधानी कहां थी? राजधानी ऐहोल थी, विराम। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे इनका राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। इनका राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं थर्ड पॉइंट कि चालुक्य राजधानी ऐहोल, विराम, इनका राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। ठीक है, अब इसी में लिखेंगे थर्ड पॉइंट में सब पॉइंट करके लिखेंगे, थर्ड पॉइंट में सब पॉइंट करके लिखेंगे। देखिए ऐहोल जो था, इनकी राजधानी जो थी, एक व्यापारिक केंद्र था, यानी कि ऐहोल एक व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र भी बन गया, धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहां कई मंदिर थे। थर्ड का सब पॉइंट में रिपीट कर रहा हूं कि ऐहोल एक व्यापारिक केंद्र था, धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र भी बन गया जहां कई मंदिर थे। चौथा पॉइंट आप डालेंगे यहां पर, चौथा पॉइंट आप लिखेंगे पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। ठीक है, यानी कि मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर से। अतिक्रमण करने का मतलब क्या हुआ? अतिक्रमण करने का मतलब बहुत एक कॉमन एग्जांपल ले रहा हूं आपको।
अमूमन हम सभी लोग, मतलब आपने देखा होगा, हम सबके पास यानी खेत वगैरह होते हैं, तो खेत यानी कि जमीन वगैरह होती है गांव वगैरह में या फिर शहरों में लोगों के पास जमीन होती है। तो क्या करते हैं कि कभी कभी कुछ लोगों की मनसा बहुत खराब होती है, तो बगल वाले का प्लॉट होगा तो क्या करेंगे, वो थोड़ा सा जो उसकी नींव है उसे बढ़ा के लगाने की कोशिश करेंगे, या फिर जो खेतों में मेड़ होती है उसे काटते रहते हैं। तो ये अतिक्रमण करना होता है, यानी कि किसी और के क्षेत्र में आप घुसपैठ कर रहे हैं, किसी और के क्षेत्र को आप अपना बनाना चाह रहे हैं। तो इसी प्रकार से पल्लव और चालुक्य दोनों के अंदर राज्य की मंशा तो थी, यानी कि हमें तो राज्य हड़पना है, हमें तो अपना क्षेत्र बढ़ाना ही बढ़ाना है, क्षेत्र का अधिकार बढ़ाना है। तो उनकी कहीं ना कहीं जो विस्तारवादी जो नीति थी, तो विस्तारवादी नीति के चलते हुए दोनों लोग आपस में अपनी सीमाओं में अतिक्रमण करते रहते थे, यानी एक दूसरे की सीमाओं में ये लोग अतिक्रमण करते रहते थे। तो आई होप आपको अतिक्रमण वर्ड का अब यहाँ पे डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, इसका मतलब समझ में आ गया होगा यहाँ पे अतिक्रमण वर्ड यूज क्यों किया है यहाँ पर। तो चौथा पॉइंट आपका जो है ये आप लिख लीजिए कि पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। तो यहाँ पे चौथा पॉइंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अगली इसमें हेडिंग है, हेडिंग नहीं है इसमें, कायदा में तो 5वां पॉइंट है, इसी में 5वां पॉइंट है, ठीक है। 5वां पॉइंट में हेडिंग के रूप में लिख लीजिए पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। नहीं, 5वां पॉइंट आप डाल लीजिए पुलकेशिन द्वितीय, अंडरलाइन कर लीजिए, इसमें लिखेंगे अब आप पुलकेशिन द्वितीय में इसके बारे में आप लिखेंगे। देखिए इसमें 5वें का पहला सब पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर, यह सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था, यह सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। उसके बारे में उसके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है, ठीक है। 5वें का पहला सब पॉइंट है, यह सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था, उसके बारे में उसके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है यहां पर, सेकंड सब पॉइंट है यहां पर 5वें का। देखिए प्रशस्ति में उसकी 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है, ठीक है। नहीं, प्रशस्ति में उसकी 4 पीढ़ियों के बारे में बताया है, जो प्रशस्ति है उसमें उसकी 4 पीढ़ियों के बारे में बताया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, थर्ड सब पॉइंट है 5वें का थर्ड सब पॉइंट है, पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। पुलकेशिन द्वितीय को यह राज्य अपने चाचा से मिला था, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, चौथा सब पॉइंट है यहाँ पे, पांचवें पॉइंट में चौथा सब पॉइंट है, चौथा सब पॉइंट है 5वें पॉइंट में चौथा सब पॉइंट, ठीक है। सब पॉइंट चौथा है, रविकीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है। चौथा सब पॉइंट आप लिखेंगे, रविकीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त इन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका, ठीक है, कौमा हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका, और यहां पर, ठीक है, हर्ष को आगे बढ़ने से रोका। इसके अलावा पल्लवों को भी पराजित किया, ठीक है। इसके अलावा कौमा पल्लवों को भी पराजित किया, विराम। तो आपका चौथा सब पॉइंट हो गया कि रविकीर्ति के अनुसार उसने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अभियान चलाया, हर्ष को आगे बढ़ने से रोका, कौमा पल्लवों को भी पराजित किया, ठीक है। ये आपका चौथा सब पॉइंट कंप्लीट हो गया। छठवां पॉइंट है आपका, अब ये आपका 5वां पॉइंट में लिख रहे थे, यानी 5वां पॉइंट आपका क्या था? पुलकेशिन द्वितीय। तो 5वें पॉइंट में 4 सब पॉइंट हो गए आपके। अब स्वतंत्र रूप से छठवां पॉइंट है, ठीक है, छठवां पॉइंट है, ये 5वें के बाद छठवां पॉइंट है, ठीक है। इसमें लिखेंगे पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट और तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। किसने समाप्त कर दिया? राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया, ठीक है। छठवां पॉइंट है आपका, पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया, ठीक है। यह छठवां पॉइंट हो गया आपका। तो आपका यहां पर पल्लव तथा चालुक्य वंश, पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय वाली हेडिंग कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रशासन, अब हेडिंग आपकी है प्रशासन, यानी कि उस समय के जो राजा थे इनका प्रशासन किस टाइप का था, ठीक है। यानी कि आज से कितने समय पहले की बात चल रही है? आज से 1700 साल पहले और 1400 साल पहले के बीच की बात चल रही है, ठीक है। आज से 1700 साल पहले और 1400 साल पहले के बीच की बात चल रही है। यानी उस समय प्रशासन कैसा होता था, ये समुद्रगुप्त का प्रशासन कैसा था, पल्लव जो नरेश थे या चालुक्य नरेश थे इनका प्रशासन कैसा था, इन सब के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। प्रशासन, तो यहां पे देखिए पहला पॉइंट यहां लिखेंगे प्रशासन में, इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। पहला पॉइंट है,
इन राजाओं के लिए भूमिकर सबसे महत्वपूर्ण होते थे। ठीक है, भूमिकर सबसे महत्वपूर्ण होते थे, पहला पॉइंट है, इन राजाओं के लिए भूमिकर सबसे महत्वपूर्ण होते थे। सेकंड पॉइंट है प्रशासन में, प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। सेकंड पॉइंट आपका है प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। थर्ड पॉइंट है यहां पे आपका कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवांशिक बन गए। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवांशिक बन गए, जैसे क्या, जैसे हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। ठीक है, जैसे हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। ठीक है, अब इसी में सब पॉइंट लिखेंगे, तीसरे पॉइंट में सब पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ ये कुमारमात्य, इसके साथ साथ ये कुमारमात्य यानी ब्रैकेट में लिखेंगे महत्वपूर्ण मंत्री, ब्रैकेट में लिखेंगे महत्वपूर्ण मंत्री, यानी इसके साथ साथ ये कुमारमात्य यानी कि ब्रैकेट में महत्वपूर्ण मंत्री तथा संधि विग्रहिक ब्रैकेट में लिखेंगे युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री। ठीक है, यानी कि युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री। ठीक है, भी थे, यानी कि उस समय हमें यह समझ में आ गया कि कोई पद जो है प्रशासकीय पद जो है आनुवांशिक तो बन ही गए, इसके अलावा एक कोई व्यक्ति है एक पद के अलावा विभिन्न पदों अन्य पदों पर भी कार्य कर सकता था उस समय। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपके सामने हरिसेन कवि का दिया है कि हरिसेन कवि तो था ही, इसके अलावा अपने पिता की तरह महादंडनायक यानी अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी, इसके अलावा कुमारमात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री और संधि विग्रहिक यानी कि युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री भी था। तो थर्ड पॉइंट इस तरह से है। थर्ड पॉइंट पहला देखिए, थर्ड पॉइंट आपने लिख लिया होगा, कुछ महत्वपूर्ण शासकीय पद आनुवांशिक बन गए, जैसे हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। अब थर्ड पॉइंट में सब पॉइंट करके लिखेंगे, इसके साथ साथ ये कुमारमात्य यानी ब्रैकेट में महत्वपूर्ण मंत्री तथा संधि विग्रहिक यानी कि ब्रैकेट में युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री भी था। ठीक है, युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री भी था, संधि विग्रहिक यानी कि युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री ब्रैकेट बंद भी था। ठीक है, चौथा पॉइंट है आपका यहां पर, देखिए चौथा पॉइंट, अब अगला पॉइंट आप डालेंगे, स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। चौथा पॉइंट है स्थानीय प्रशासन जो था इसमें प्रमुख व्यक्ति जो थे उनका काफी बोलबाला था। जैसे चौथे का सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट आप डालेंगे, पहला सब पॉइंट है नगर श्रेष्ठी। ठीक है, नगर श्रेष्ठी, इसमें डैश करके लिखेंगे नगर श्रेष्ठी में, चौथे का पहला सब पॉइंट है नगर श्रेष्ठी, इसमें डैश करके लिखेंगे मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी। ठीक है, चौथे का सेकंड सब पॉइंट है आपका क्या है, सार्थवा, इसमें डैश करके लिखेंगे व्यापारियों के काफिले का नेता। ठीक है, थर्ड सब पॉइंट करके लिखेंगे यहां पर, थर्ड सब पॉइंट आपका जो है इसे करके लिखेंगे यहां पर, थर्ड सब पॉइंट है आपका प्रथम कुलिक यानी मुख्य शिल्पकार तथा मुख्य शिल्पकार। ठीक है, मुख्य शिल्पकार। चौथा पॉइंट यहां पे लिखेंगे, चौथा पॉइंट आपके यहां पे लिखेंगे कायस्थ, डैश लगा के लिपिकों के प्रधान। ठीक है, तो आपके 4 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट आपका मैं रिपीट कर रहा हूं, स्थानीय शासन में प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला था। जैसे पहला पॉइंट सब पॉइंट है नगर श्रेष्ठी, प्रमुख बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह व्यापारियों के काफिले का नेता। थर्ड सब पॉइंट है प्रथम कुलिक मुख्य शिल्पकार। चौथा सब पॉइंट है कायस्थ लिपिकों के प्रधान इत्यादि। ठीक है, तो आपका ये प्रशासन वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट जो आपका जो है यानी कि अगला जो आपका हेडिंग है, अगला हेडिंग है ये है सेना। उस समय सेना कैसी होती थी, सेना, या आप अगली हेडिंग डाल दीजिए सेना। अब इसमें लिखेंगे सेना के बारे में, सुसंगठित सेना होती थी, सुसंगठित सेना रखते थे। ठीक है, सुसंगठित सेना रखते थे जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। ठीक है, इस यानी सुसंगठित सेना रखते थे। पहला पॉइंट आप लिख रहे हैं यहां पर, सेना में पहला पॉइंट लिख रहे हैं, सुसंगठित सेना रखते थे जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। ठीक है, इसके साथ ही साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, तो आपका पहला पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। सुसंगठित सेना रखते थे कौमा जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे। ठीक है,
अब इसी में यानी कि पहले पॉइंट में इसमें अब हेडिंग अगला सब पॉइंट डाल के लिखेंगे सेनानायक। नहीं, इसमें ही अगला सब पॉइंट आप डाल के लिखेंगे, पहले पॉइंट में सब पॉइंट डाल के लिखेंगे सेना के अंदर सेनानायक। सेनानायक के आगे आप डैश लगा दीजिए, इस तरह से सेनानायक के आगे डैश लगा दिया आपने। ये कौन होता था? देखिए सेनानायक जो था ये राजा का यानी राजा का को सैन्य सहायता देते थे। सेनानायक जो उस समय थे, ये उस समय के जो राजा थे इन्हें सैन्य सहायता देते थे। ठीक है, तो आप लिख लीजिए यहां पे सेनानायक में ये राजा को सैन्य सहायता देते थे। इन्हें नियमित वेतन ना देकर, यानी कि इन्हें नियमित वेतन नहीं दिया ना देकर कुछ को भूमिदान दिया जाता था, यानी कि इन्हें नियमित वेतन ना देकर भूमि दी जाती थी जिससे ये कर वसूलते थे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं सेनानायक वाला पॉइंट। ये राजा को सैन्य सहायता देते थे विराम, इन्हें नियमित वेतन ना देकर भूमि दी जाती थी जिससे ये कर वसूलते थे। ठीक है, अब इसी में लिखेंगे ये सामंत भी कहलाते थे। ये क्या कहलाते थे? ये सामंत भी कहलाते थे। ये सामंत भी कहलाते थे। ठीक है, और जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे, यानी कि जहां भी शासक कहीं दुर्बल हुए तो ये लोग तुरंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। ठीक है, स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे या राज्य को हड़पने की कोशिश करते थे। ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल सुनने में मिले हैं। तो यहाँ सेनानायक वाला पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूं, ये राजा को सैन्य सहायता देते थे, इन्हें नियमित वेतन न देकर भूमि दी जाती थी जिससे ये कर वसूलते थे। ये सामंत भी कहलाते थे, जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो आपका ये पॉइंट सेना और सेनानायक वाला कंप्लीट हो गया। अब अगला हेडिंग है आपकी दक्षिण के राज्यों में सभाएं। ये अगली हेडिंग है, दक्षिण के राज्यों में सभाएं, ये अगली हेडिंग है। तो यहां पहला पॉइंट आप लिखेंगे दक्षिण के राज्यों में सभाओं में पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। यानी पहला पॉइंट है पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। सेकंड पॉइंट यहां पे लिखेंगे इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहते थे। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहते थे। ठीक है, सेकंड पॉइंट में सब पॉइंट करके लिखेंगे ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। ठीक है, यानी सेकंड पॉइंट आपका है इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहते थे। इसी में सब पॉइंट है, सेकंड का सब पॉइंट है ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों आदि की देखरेख का काम करती थी। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, थर्ड पॉइंट लिखेंगे जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट है, यहां पर चौथा पॉइंट है नगरम। चौथा पॉइंट है नगरम। ठीक है, नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। चौथा पॉइंट है नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। तो आप अब जान गए होंगे दक्षिण के राज्यों में सभाओं के बारे में, यानी कि जो ब्राह्मण भूस्वामी थे उनका संगठन सभा कहलाता था। ठीक है, इसके अलावा जिन इलाकों में ब्राह्मण भूस्वामी नहीं होते थे तो वहां के ग्राम जो थे वो उन्हें उर कहा जाता था। ठीक है, नगरम जो था वो व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। नगरम व्यापारियों के संगठन के नाम को, व्यापारियों के संगठन को क्या कहते थे? नगरम कहते थे। ठीक है, तो आपने दक्षिण के राज्यों में सभाओं के बारे में जान लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग है यहां पर आम लोग, उस समय आम लोग कैसे थे उनके बारे में तो जानना जरूरी है। अगली हेडिंग है आम लोग। ठीक है, तो यहां पे पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट आम लोग में जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। ठीक है, आम लोग में पहला पॉइंट लिखेंगे जनसाधारण के जीवन की झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, सेकंड पॉइंट आप इसी में लिखेंगे कालिदास ने अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए राज दरबार के जीवन का चित्रण किया है। आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे कालिदास ने अपने नाटकों में राज दरबार का चित्रण किया है। राज दरबार का चित्रण किया है, फिर से बोल रहा हूं, कालिदास ने अपने नाटकों में राज दरबार का चित्रण किया है। ठीक है, राज दरबार का चित्रण किया है विराम। ठीक है, राज दरबार का चित्रण किया है विराम, जिसमें राजा और ब्राह्मणों को
संस्कृत बोलते हुए, जिसमें राजा और ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए, ठीक है, तथा अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते दिखाए गए हैं। ठीक है, तो आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि कालिदास ने अपने नाटकों में राज दरबार का चित्रण किया है, जिसमें राजा और ब्राह्मणों को संस्कृत में तथा अन्य लोग व महिलाओं को प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे इसमें, थर्ड पॉइंट आपका जो है कालिदास के सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, यानी कि कालिदास के सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत नामक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। ठीक है, आप थर्ड पॉइंट लिखेंगे कि कालिदास के सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत नामक राजा और शकुंतला नाम की युवती की प्रेम कहानी है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट यहां पे हो गया कंप्लीट। अब चौथा पॉइंट है आपका, ठीक है, देखिए उस समय चीनी तीर्थयात्री फासियन भी आया था। ठीक है, तो फासियन ने उस समय क्या था कि छुआछूत भी थी, बहुत ज्यादा छुआछूत का दौर चल रहा था, तो वहां पर काफी सारे वर्ग बन गए थे। यहां पर एक वर्ग था अछूतों का वर्ग भी था, यानी अछूतों के वर्ग का मतलब ये था कि इन लोगों को टच नहीं किया जाता था उस समय, यानी इन लोगों से बहुत ज्यादा सावधानी बरती जाती थी, इन लोगों को बिल्कुल शहर से बाहर बसाया जाता था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन सब के बारे में मुझे एक्सप्लेन करने की वजह जरूरत है, आप लोग ये सब चीजें देखते आ रहे हैं, यानी कि ये सब चीजें आपने पढ़ी हैं, सुनी हैं, समाज परिवेश में आज भी देखी हैं आपने, तो मुझे नहीं लगता है मुझे ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है। उस समय क्या थी व्यवस्था, वो उस समय व्यवस्था को मैं बता रहा हूं। देखिए इन लोगों को शहर या बाजार में जब भी आना होता था, यानी अछूत लोगों को जब भी, अनटचेबल लोगों को जब भी आना होता था, तो ये लोगों को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे, ताकि आवाज सुनकर और जो लोग हैं वो सतर्क हो जाएं और वो इनके संपर्क में आने से बचें। यानी इतना ज्यादा भेदभाव था, इतना ज्यादा छुआछूत था उस समय। ठीक है, अब तो नहीं है, अब नहीं है, क्योंकि अब आपके संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 इसी के लिए बनाया गया है। संविधान का जो आर्टिकल 17 है वो इसी के लिए बनाया गया है, छुआछूत का अंत। ठीक है, यानी अनटचेबिलिटी को एंड करने के लिए ही आपका ये आर्टिकल बनाया गया है, इसमें कड़ा कानून का प्रावधान भी है। तो चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, फासियन ने अछूतों की दुर्गति पर लिखा है। फासियन ने अछूतों की दुर्गति पर लिखा है। क्या लिखा है, देखिए इसमें लिखेंगे आप, ये लोग प्रमुख प्राय शहरों के बाहर रहते थे, ये लोग प्राय शहरों के बाहर रहते थे। ठीक है, तथा जब बाजार या शहर में आते थे, ठीक है, तो सबको आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। तो चौथा पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फासियन ने अछूतों की दुर्गति पर लिखा है, ये लोग प्राय शहरों के बाहर रहते थे, तथा जब बाजार या शहर में आते थे तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। ठीक है, तो आपका चौथा पॉइंट ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी के साथ आपका एक चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे देखते हैं अन्यत्र, यानी कि अब आपका अन्यत्र वाला पोर्शन है, उसके समकालीन जो चल रहा था अन्य देशों में, उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। अन्यत्र में, तो अन्यत्र में अरब डाल दीजिए, अरब। आज हम अरब देश के बारे में जानेंगे, अन्यत्र में अरब। ठीक है, अरब। तो यहां पर आप लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, अरब, यानी कि अरब एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था जिसने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, पहला पॉइंट यहां पे लिखेंगे, अरब एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था जिसने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, पहला पॉइंट है कि अरब एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था जिसने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में भूमिका निभाई। सेकंड पॉइंट है आपका यहां पर, अरब में रहने बेदुइन, यानी कि ब्रैकेट में लिख लेंगे घुमक्कड़ कबीले। अरब में रहने वाले बेदुइन, यानी कि ब्रैकेट में घुमक्कड़ कबीले के लोग ऊंटों पर आश्रित थे। ठीक है, ऊंटों पर आश्रित थे। तो सेकंड पॉइंट है, अरब में रहने वाले बेदुइन, यानी ब्रैकेट में घुमक्कड़ कबीले, ब्रैकेट बंद, के लोग ऊंटों पर आश्रित थे। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका यहां पर, थर्ड पॉइंट है आपका, लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक नए धर्म की शुरुआत की।
अगला थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, यानी कि सेकंड पॉइंट आपने लिख लिया, अब थर्ड पॉइंट है, लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ठीक है, इसमें मतलब चौथा पॉइंट इसमें लिखेंगे, इसमें इस्लाम ने, यानी कि इस्लाम में अल्लाह को सर्वोपरि तथा कुरान को पवित्र ग्रंथ माना है। ठीक है, चौथा पॉइंट लिखेंगे, इस्लाम में अल्लाह को सर्वोपरि तथा कुरान को पवित्र ग्रंथ माना गया है। ठीक है, ये चौथा पॉइंट है आपका। पांचवा पॉइंट है आपका, यहां पर है पांचवा पॉइंट आप लिखेंगे, या पांचवा पॉइंट, अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। छठवां पॉइंट आप लिखेंगे, अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध को जीत लिया था, यानी आज के पाकिस्तान में सिंध पड़ता है, इसे जीत लिया था। ठीक है, तो 6 पॉइंट है अन्यत्र अरब के बारे में, तो आपने 6 के 6 पॉइंट लिख लिए कि अरब के सिपाहियों ने 1300 साल पहले सिंध को जीत लिया था। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां आती हैं, जैसे गुप्त वंश की शुरुआत किसने की थी, तो चंद्रगुप्त ने की थी, उसका पुत्र था समुद्रगुप्त का बेटा था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई 1700 साल पहले। हर्षवर्धन का शासन जो रहा था 1400 साल पहले। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण तिथियां थी आज की। तो देखिए ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको आज का चैप्टर पसंद आया होगा। और देखिए मैं आपसे बार बार एक ही बात कहता हूं कि मैं हर लाइन बोलते समय कुछ समय देता हूं ताकि आप लाइन को नोट कर सकें, आराम से लिख सकें। इसके अलावा भी आपको कोई दिक्कत है, देखिए आप में से काफी सारे लोगों ने मुझसे कहा कि सर आप लोग पीडीएफ दे दीजिए। देखिए मैं पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा, आपसे स्पष्ट बोल रहा हूं। पीडीएफ ना देने का रीजन ये है, पीडीएफ अगर मुझे देना होता तो मैं इतनी मेहनत क्यों करता, मैं डायरेक्ट पीडीएफ भी तो दे सकता था। मैं क्या पागल थोड़ी ना हूं, मैं 1 घंटे जो गर्मी में बैठ के लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं, आधा घंटे में अपलोड होगा ये लेक्चर, मैं क्यों इतनी मेहनत करता। मेहनत करने का रीजन ये है, देखिए आप लोग आज भी महत्ता समझ नहीं पा रहे हैं। आपका जो मेहनत ये लग रही है, यानी कि एनसीईआरटी में आज जो मेहनत आपकी लग रही है वो वन टाइम है। ये सभी एग्जामों का आपका बेस एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, मैं यकीन से दावे के साथ कह रहा हूं। आप एक बार मेहनत कर रहे हैं, ये सभी में काम आएंगे, यानी यूपीएससी में तो काम आएंगे, यूपीएससी में तो बहुत ज्यादा काम आएंगे। इसके अलावा जितने भी एग्जाम आपके छोटे मोटे एग्जाम है, सभी का आपका बेस यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो आप बेस क्लियर करना क्यों नहीं चाह रहे हैं, आपको क्यों मतलब लगता है ऐसा कि कोचिंगों की लाखों रुपए फीस देने से ही हम एग्जाम निकाल सकते हैं। कोचिंगों की फीस देने से एग्जाम नहीं निकलते हैं, एग्जाम निकलते हैं आपकी पढ़ाई से, आपकी मेहनत से। तो आपको मैं मेहनत जब बराबर करवा रहा हूं, आपके लिए मैं हर तरह से डेडिकेट हूं, तो आप भी मेरे लिए डेडिकेट हो जाइए। तो यकीन मानिए आप भी अगर मेरे लिए डेडिकेट हो जाएंगे, आप भी मेरी तरह, यानी कि आपको भी लगन लगेगी कि हाँ अब कुछ करना है, नोट्स बनाने हैं, यकीन मानिए एक दिन एग्जाम आप जरूर निकाल पाएंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए आप लोग वीडियो को मैं आपसे बार बार गुजारिश यही करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करने की कोशिश किया कीजिए, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया कीजिए, क्योंकि काफी सारे लोगों को यही नहीं मालूम है कि एनसीईआरटी से नोट्स कैसे बनाए जाएं। तो उनके लिए एकदम रामबाण की तरह सिद्ध होगा ये वीडियो। ठीक है, तो उन तक जरूर पहुंचाइए ताकि वो एनसीईआरटी से प्रॉपर वे में नोट्स बना लें। तो आज के लिए बस नहीं। यहां पर देखिए वीडियो के जो आई बटन है, यहां पर आई बटन में आपको इसके टेस्ट सीरीज का लिंक मिल जाएगा, इसके टेस्ट सीरीज का आपको लिंक मिल जाएगा। तो उस पर जाकर आप टेस्ट सीरीज लगा लीजिए ताकि आप इस जो चैप्टर है इस पर अच्छे से स्वामित्व प्राप्त कर लें, इस पर अच्छे से मास्टरी प्राप्त कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज का लिंक मिल जाएगा, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।